के लिए गद्य खंड का ये पाठ है, अध्याय नंबर 2। पहले पाठ ईदगाह का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में कर लिया है। अध्याय नंबर 2 जिसका प्रकरण का नाम है दोपहर का भोजन, और इसके कहानी के कहानीकार है अमरकांत जी, इसके कहानीकार है। अब अमरकांत जी का जीवन परिचय है वो देख लेते हैं। अमरकांत जी है जिनका जन्म 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगारा गांव में हुआ था। इनका जन्म, अमरकांत जी मुंशी जी है, इनका जन्म है वो 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगारा गांव में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से होती है? बलिया से ही होती है। उच्च शिक्षा इन्होंने है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री है वो ली थी, बीए की डिग्री ली थी। अब इनके देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो बलिया में हुई थी, बाद में उच्च शिक्षा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली थी। और साहित्य सृजन की उनकी जो रुचि थी वो बचपन से ही थी। साहित्य सृजन करना इनको बचपन से ही पसंद था, और किशोरावस्था तक आते आते जो उनकी रुचि थी वो और अधिक बढ़ जाती है और कहानी लेखन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अपनी रुचि को मूर्त रूप है इन्होंने दे दिया था किशोरावस्था आते तक। अमरकांत ने अपनी साहित्यिक यात्रा का आरंभ है वो एक दैनिक पत्र सैनिक से किया था। दैनिक पत्र सैनिक का संपादन कार्य इन्होंने किया था, वहीं से इनकी साहित्य की यात्रा है वो शुरू होती है। इसके बाद में इन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका है, दैनिक भारत संपादकीय विभागों में भी कार्य है वो किया था। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी है वो जुड़े रहे हैं। अमरकांत है नई कहानी के रूप में उभरकर, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार के रूप में उभरकर सामने आते हैं। नई कहानी वर्तमान युग में नई कहानी है, तो नई कहानी का जो आंदोलन वर्तमान युग में जो चल रहा है उसके एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में उभरकर ये सामने आते हैं। इन्होंने अपनी जो कहानियां है उसका विषय वस्तु है वो शहरी और ग्रामीण जो जीवन है, शहरी और ग्रामीण जीवन में जो व्याप्त असमानताएं हैं, मध्यम वर्ग के जीवन की जो वास्तविकता है, उनके बीच में जो विसंगतियां हैं उसको व्यक्त करने वाली है। और शहरी और ग्रामीण जीवन के यथार्थ का वर्णन है इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। निम्न वर्ग जो होता है, जो समाज का एक निम्न वर्ग माना जाता है, मध्यम वर्ग जाता है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो विसंगतियां हैं उनके जीवन में, उनका चित्रण इन्होंने किया है। मध्यम वर्ग में व्याप्त, वर्तमान समाज में व्याप्त जो अमानवीयता है, यानी कि मनुष्य है वो अपनी मानव धर्म को छोड़कर अमानवीयता के मार्ग पर चल पड़ा है। अमानवीयता है हृदयहीनता का भाव के हृदय से कठोर हो गए हैं व्यक्ति, उन्हें बिल्कुल भी दया मात्र है, उनके करुणा के भाव हृदय में नहीं होते। हृदयहीनता का उनका पाखंड जो समाज में व्याप्त है, आडंबर है, इन्होंने अपनी कहानियों का विषय है उन्होंने बनाया है। और इन्होंने आज के जो सामाजिक जीवन उसके अनुभव को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्ति है वो दी है। इनकी कहानियों में आंचलिक मुहावरों शब्दों के प्रयोग से इनकी कहानियों में जीवंतता आ जाती है। आंचलिक मुहावरे लिए हैं इन्होंने और आंचलिक शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है जिनसे इनकी कहानियों में है वो सजीवता, जीवंतता है वो आ जाती है। अमरकांत की कहानियों में शिल्प में पाठकों को चमत्कृत कर देने का प्रयास किया है। जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। जैसा कि बताया कि इन्होंने अपनी कहानियों में यथार्थवादिता को है वो महत्व दिया है, तो इनकी कहानियों में शिल्प का कोई चमत्कार है वो देखने को नहीं मिलता है। इन्होंने शिल्प या अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए है वो नहीं लिखी है, अपनी रचनाएं नहीं की है। इन्होंने जो जीवन जैसा चलता है सरल रूप में, सहज रूप में, उसी का ही यथार्थ रूप में वर्णन है इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कहानियों में किया है। अमरकांत जी की रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनके जो कहानी संग्रह जिंदगी व जोंग, देश के लोग और मौत का नगर और मित्र मिलन कुहासा, ये इनके कहानी संग्रह है। ताकि इनके उपन्यासों की बात की जाए तो उपन्यास सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले, इन्हीं हथियारों से, बीच की दीवार, ये इनके उपन्यास संग्रह है। और जो इनका ये इन्हीं हथियारों से, इस पर इनको 2007 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 2007 में इनको साहित्य अकादमी
का पुरस्कार भी इनको मिला है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और इसके साथ ही इन्हें और भी पुरस्कार है वो इनको इनकी रचनाओं के लिए इन्हें मिला है। ये जो इन्हीं एहतियातों से इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्हें 2007 में है वो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है, 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है वो इनको मिला है। श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से मिला है इनको। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने बाल साहित्य, बच्चों के उपयोगी साहित्य का भी सृजन किया। इस पुस्तक के लिए इन्होंने एक उनकी कहानी दोपहर का भोजन है वो लिखी है। अपने जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत इनका जो कहानी है दोपहर का भोजन है वो लिखी है। और इस कहानी में जो मध्यम वर्ग होता है किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को मारकर है वो चलता है, किस प्रकार से गरीबी से जूझ रहे एक मध्यम वर्गीय परिवार की ये कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है कि समाज में कितने गरीब लोग हैं वो रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन है वो अपना गुजारा करते हैं। मुंशी जी ने पूरे परिवार का संघर्षीय भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। मुंशी जी के जो पूरा परिवार है, कहानी का जो मुख्य पात्र है मुंशी जी, उनके पूरे परिवार है उनका संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। हम भावी उम्मीदें तो हम भी रखते हैं, लेकिन जो मुंशी जी परिवार है इसकी कहानी जब हम पढ़ेंगे दोपहर का भोजन तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो भावी उम्मीदों पर है वो संघर्ष की भावना है वो टिकी हुई है। सिद्धेश्वरी जो इस कहानी की मुख्य भूमिका में आती है, सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती। गरीब है ना, विपन्न है, फिर भी उस विपन्नता के भाव को है वो समाज पर जाहिर नहीं होने देती है, एहसास को मुखर नहीं होने देती है, उसकी आंख से अपने परिवार को बचाए रखती है। और गरीबी का जो भाव है उससे अपने परिवार को बचाने का पूरा प्रयास करती है। वो शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलेगा। हम कहानी है वो शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच से रखकर शायद पैर के उंगली या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगे। अचानक उसे मालूम है कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठे और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट चढ़ा गए। सिद्धेश्वरी खाना बना के दोपहर का भोजन जो बना करने के बाद चूल्हे को बुझा दिया, उसने धीमा कर दिया, घुटनों के बल सिर रखकर और शायद पैर की उंगली से जमीन पर जो चींटियां चल रही थी उसे देख रही है ना। और तभी उसे एहसास होता है कि मुझे बहुत देर से प्यास लगी है और वो गगरे यानी होता है घड़े से लोटा भरकर पानी है वो पी जाती है। खाली पानी उसके कलेजे में लगे हुए हाय राम कहकर जमीन पर गिर गई। अब खाली पानी पिया उसने, पेट खाली था, फटाफट जल्दी से पानी पी गई तो कलेजे में दर्द होने लगता है और अचानक से दर्द होने के कारण वो हाय राम बोलकर वो जमीन पर ही लेट जाती है। लगभग आधे घंटे तक वह उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया, वह बैठ गई, आंखों को मल कर इधर देखा, फिर उसकी दृष्टि उस ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। अब आधे घंटे तक वो आराम करते, उसके बाद में अपनी आंखों को मल कर इधर उधर देख लिया। जो उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ था, कलेजे में दर्द हुआ था और उसको थोड़ा आराम मिला था, वो उठकर देख लिया। और तो अपने जो 6 वर्ष का बेटा था जो आधा टूटे खटोले पर सोया हुआ था उसके ऊपर देखने लगती है, प्रमोद पर। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी, उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे, उसका पेट हंडिया की तरह खोला हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था, उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। बड़ा ही दयनीय स्थिति है वो बच्चे के माध्यम से इस परिवार की वो दिखाई गई है कि अध टूटे जो खटोला था, कुटिया थी, उस पर पड़ा हुआ था वो बच्चा प्रमोद जो 6 वर्ष का था। और उसके जो शरीर है वो कृष्ण कमजोर एकदम दुर्बल शरीर वाला था, वो हड्डियां साफ दिख रही थी गले की और ये पसलियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर ऐसे मालूम पड़ते थे मालूम बासी ककड़ी के समान बिल्कुल बेजान हो चुके थे। पेट की हड्डियां यानी पेट है वो खुला हुआ था, हड्डियां वो सब तो दिख रही है, पेट कैसा था खुला हुआ था, मटकी की तरह हंडिया की तरह खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ था और बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद दरवाजे पर जाकर किवाड़ के आड़ से गली निहारने लगी। उठती है बच्चे को देखकर, मुंह पर एक फटा गंदा सा ब्लाउज उसके मुंह पर
डाल देती है। एक आध मिनट सुन खड़ी रहती है, चुपचाप खड़ी रहती है और दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से बाहर देखने लगती है। 12 बज चुके थे, धूप एकदम तेज थी और वह कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने में फुर्ती के साथ लपकते सामने से गुजर जाते। अब दरवाजे के बाहर देख रही है, किवाड़ के और कोर्ट में होकर देख रही है, तो धूप तेज होने के कारण बहुत अधिक लोग हैं, वो गली में दिखाई नहीं देते। एक आध लोग हैं जो शरीर पर या सिर पर गमछा डाले हुए या किसी ने छत्ता ले रखा है, उसी गली से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। 10-15 मिनट तक वो उसी तरह खड़ी रही। उसके बाद उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप को चिंता से देखा। अब 10-15 मिनट वो उसी तरह से खड़ी रहती है, शून्य, एकदम सुन होकर, और उसके चेहरे पर व्यग्रता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है और आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखती है। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे डर के उस सड़क नजर आया। इतनी देर तो दरवाजे के ओर में होकर है गली को निहार रही थी, फिर थोड़ा सा बाहर निकलकर, दरवाजे से बाहर निकलकर गली में आगे तक देखती है। गली का जो छोर था, किनारा था, उस तक देखती है तो उसका बड़ा पुत्र रामचंद्र है वो आता हुआ दिखाई देता है। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी उसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान पर जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाई ताकि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर ढंग से चौकी पर बैठ गया, फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल लाल चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी, गर्द यानी तक धूल मिट्टी। सिद्धेश्वरी की पहली इमारत है जिसके पास है, वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उसका घुमाकर बेटों को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी, फिर सिर पर हाथ रखकर देखा बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालकर नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। देखिए कितनी दयनीय स्थिति यहाँ दिखाई जा रही है, गरीबी को चित्रित कर रहे हैं अमरकांत जी यहाँ पर है सिद्धेश्वरी के परिवार की। छोटा लड़का तो उस तरह से पड़ा हुआ था, बड़ा लड़का आता है, रामचंद्र आता है, आधी चौकी पर ढंग से बैठ जाता है, कुछ बोलता नहीं है। माँ है वो भी भयभीत है कि कुछ पूछूं कि नहीं पूछूं, कहीं थोड़ा सा बाहर से आया है तो उसका मुंह लाल हो रहा था, चढ़ा हुआ था, गुस्सा उसे आ रहा था। लेकिन जब वो वहीं पर ले जाता है, 10 मिनट बीत जाती है, लेकिन बच्चे में कोई हलचल नहीं होती है तो घबरा जाती है कि माँ अरे क्या हो गया, इसे बोलता क्यों नहीं है। तो आवाज लगाती है बड़कू बड़कू, फिर कोई नहीं बोलता तो पास आती है भयभीत होकर डर के और उसके सांस देखती है कि चल रही है, सांस चल रही थी उसकी। माथे पर हाथ रखती है तो बुखार का एहसास भी नहीं होता है। माँ के स्पर्श से आगे बोलता है रामचंद्र और अपनी माँ को सुस्त नजरों से देखता है, फिर जड़ से उठ बैठता है, जूतों को एक तरफ नीचे रखकर लोटे के जल से अपने हाथ पैर धोता है और यंत्र की तरह बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही ना हो क्या? रामचंद्र ने उठकर और प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागकर कर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पेड़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। 21 साल का था रामचंद्र। लंबा था, दुबला पतला था, गोरे रंग का था, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडर का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। अब इंटर तक तो पढ़ लिया था, पिछले साल इंटर पास किया था और एक समाचार पत्र के दफ्तर में है, छोटा मोटा कार्य है वो करता था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। थाली की तरफ देखता है, एक दर्शन शास्त्र के दार्शनिक की भांति देखता है और उसमें 2 रोटियां होती है थाली में, भर कटोरा पनियाई दाल होती है और चने की तली तरकारी। चने की तली हुई तरकारी है, चने तला हुआ है, पनियाई दाल पतली दाल है उसमें। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। छोटे लड़के की हमने बात की, प्रमोद जो आधे टूटे हुए माचे पर सो रहा था, चारपाई पर सो रहा था, खटोले पर सो रहा था। दूसरा बड़ा लड़का 21 वर्ष का रामचंद्र। अब तीसरे
लड़के के बारे में पूछता है, रामचंद्र मोहन कहाँ है? बीच का लड़का था, मंझला। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ने मालूम कब से घर से गायब था। सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया। माँ को उसे भी पता नहीं था कहाँ है। 18 साल का था और अभी उसने हाई स्कूल से प्राइवेट इम्तिहान एग्जाम है वो दे रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हो और उसने झूठ मूठ कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। अब माँ को पता नहीं था कि वो कहाँ गया है, लेकिन अपने बेटे से झूठ बोलती है बड़े वाले से। सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती है और कहती है कि यहीं गया होगा, किसी लड़के के पास पढ़ने के लिए गया है। पढ़ने में भी होशियार था। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखा, बड़ा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, कहाँ वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब पूछते हैं कि वहां कुछ हुआ क्या? डरते डरते तो बेटा जवाब देता है, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रहती है। धूप और तेज हो जाती है। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह चल रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया ईंटे की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खनखन शब्द है वो सुनाई दे रहा था। बाहर से चलते हुए किसी गाड़ी की आवाज आ रही थी। छोटे बच्चे की सोने की खराटे की आवाज आ रही थी। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास सुनने किया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था, रोया तो नहीं था। अब वो पूछता है, लड़का पूछता है उसके लिए, छोटे भाई के लिए, कि रोया तो नहीं था? सुना चिन्ह नहीं आता है। पूछता है, सिद्धेश्वरी भी जोर बोले, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया, कहता था बड़ा भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ सुनने बोल चुके जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। इसलिए कल की बात को लेकर आज बड़ा भाई पूछ रहा है कि रोया तो नहीं था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य साथ अपनी माँ की ओर देखा, फिर से नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब भी रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने को उपक्रम करके प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यही छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बोला, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोते हो, बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या लेने देता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रहेगी। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींचते और रोटी की ओर देखते हुए, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चलेगी। रामचंद्र ने कटोरी की उंगलियों से बचाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आँख से लिया। अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का पीला हो। दो रोटी से कोई भूख थोड़ी ना मिटती है, लेकिन पेट भरने का उपक्रम करता है बड़ा बेटा। वो कहता है कि नहीं, अरे मैं तो इससे नहीं, मेरा पेट भर गया, यही छोड़ने वाला था मैं तो, है ना, मेरा पेट तो कब का भर गया है। अब तुम जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। पानी लेने के लिए माँ जाती है तो अंतिम बचे ग्रास को बड़ी सरलता से उठाता है, निहारता है उसे और उसको धीरे से अपने मुंह में ऐसे रखता है जैसे मानो कि पान चबाया हो, पान का बेड़ा ही मुंह में डाला हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग भी थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा नहीं था। वह उम्र की अपेक्षा के अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। गंभीर भी था, उदास भी था, ठीक है ना। मंझला लड़का आ जाता है और आकर पीढ़े पर बैठ जाता है। बड़े भाई से विपरीत दिखता है, वो लंबा भी नहीं था, काला भी था, सांवले रंग का था, आंखें भी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी आंखें थी। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखकर प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर तो था। अक्सर हम ऐसा ही कह देते हैं जब हम बाहर से आते हैं या बच्चों से पूछते थे कहाँ गए थे, अरे नहीं यहीं तो था, है ना, ऐसा कह देते हैं। सिद्धेश्वरी वहीं बैठ कर पंखा ढूंढा
सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी और देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्य में नेत्रों से देखा, फिर शिष्य बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है। बड़े भाई ने 2 ही रोटी खाई थी, तीसरी ली ही नहीं थी। फिर भी अपने उस मंच के बेटे को है खाना खिलाने के उद्देश्य से माँ का देखी हृदय उस गरीबी को किस तरह से छिपा रही है। वो रसोई में जो अभाव है, रोटी का अभाव है, उसे किस तरह से छिपा रही है। माँ कहती है, तुम्हारे बड़े भाई ने भी एक और ली थी, तुम भी ले लो, है ना। और अपने बेटों को इस तरह से समझाते हैं, मानो को एक शिक्षक है, वो अपने शिष्य को समझा रहा, नहीं दे बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, मैं मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी कुछ कहने नहीं बना, उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ है वो दाल पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे से खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पी तथा पानी के लोटे को हाथ से लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पाती मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उसकी उम्र 45 वर्ष की लगभग थी, किंतु 55 के लगते थे। 45 साल के थे, लेकिन अभाव के कारण उनकी उम्र है वो अधिक लग रही थी, 55 साल की लग रही थी। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती से ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार होकर लटक रही थी। अब मुंशी जी आए हैं जो सिद्धेश्वरी के पति है, अब वो क्या कहते हैं, किस तरह का बातें उनके बीच में होती है और किस तरह की बातों को करते हुए कहानी है वो आगे बढ़ती है, इसका अगला भाग है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज तक हम यही मुंशी जी है जिनका घर में प्रवेश होता है, खाने के लिए वो बैठे हैं, खाने को चबा रहे हैं, ऐसे चबा रहे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली कर रही हो, चमड़ी लटक गई है। अभावहीनता का जो भाव है, अभाव जो उनके घर में, गरीबी जो उनके घर में छाई हुई है, वो साफ साफ उनके शरीर और चेहरे पर है वो दिख रही है। अब आगे क्या होता है, जो उन्होंने भावी उम्मीद अपने बच्चों से लगा रखी थी, क्या वो पूर्ण होती है या नहीं होती है, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।